गुड मॉर्निंग, एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। निकाय चुनाव को लेकर नगर विकास विभाग ने जो आरक्षण की अंतिम सूची जारी की थी उस पर आपत्ति देने का आज अंतिम दिन है और इसके बाद विभाग जो आपत्तियां आई हैं उनका निस्तारण कर अंतिम सूची जारी करेगा। अंतिम सूची जारी करने के बाद विभाग की तरफ से निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, यानी कि जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। आपत्ति दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उसके बाद इन सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले योगी सरकार प्रदेश के निकायों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। आज अलग अलग शहरों को तमाम योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी नगर विकास के कार्यक्रम के जरिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो चुनाव से पहले शहरों को आज बड़ी सौगात सीएम योगी देने वाले हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। नगर विकास विभाग का आज कार्यक्रम होने वाला है जिसमें इन तमाम योजनाओं की सौगात तमाम शहरों को मिलने वाली है। चुनाव से पहले शहरों को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है जो कि सीएम योगी खुद देने वाले हैं। नगर विकास विभाग का आज एक कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर कल राज्य निर्वाचन आयोग ने लखनऊ में बड़ी बैठक की और इसमें 40 जिले के डीएम और एसपी भी शामिल हुए। इस मीटिंग का एजेंडा चुनाव में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने से जुड़ा था और एक तरफ निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से हर जरूरी प्रक्रिया को पूरे करने में जुड़ा हुआ है तो वहीं सियासी दल भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे। निकाय चुनाव के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। तारीख के ऐलान से पहले ही जमीन पर मजबूत तैयारी चल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जिला और महानगर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे। नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में फिर कमल खिलेगा और जो नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त उत्साह है। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से सफल होंगे। पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल, राजनीतिक दलों की रणनीति धारदार है। अपना बल एस भी भाजपा की तरह सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि अभी सीट बंटवारे का ऐलान बाकी है। हमने संगठनात्मक स्तर पर चिन्हित निकायों में हमने तैयारी की है और एनडीए के अंग के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अपने सहयोगी दलों से बातचीत की प्रक्रिया जारी है और हमारा प्रमुख उद्देश्य है, हम संख्या पर विश्वास नहीं करते। हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी दल अधिकतम सीट कैसे जीतें, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इधर जमीन पर तैयारी चल रही है तो एक इंतजार 6 अप्रैल के बीत जाने का भी है, क्योंकि 6 अप्रैल तक शिकायत करने का मौका है और उसके बाद चुनाव आयोग को पूरी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। निकाय के चुनाव को लेकर के आरक्षण की जो अंतिम अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है, आप सबको ज्ञात है। 6 तारीख तक उस पर आपत्तियां लेने का समय है। मैं सबसे आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील भी करूंगा, प्रदेश की नगरीय जनता से अपील करूंगा कि अगर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो 6 तारीख की शाम 6 बजे तक वो हमारे नगर निदेशालय में जमा कर दें लखनऊ में। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बड़ी बैठक की। इस बैठक में 40 जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
हनुमान जन्मोत्सव को लेकर आज पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ सबसे संवेदनशील शहर है और यहाँ पर मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है और इसके साथ ही शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। ऐसे में इन जनपदों में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी ने एसटीएफ, एटीएस और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ पुलिस अफसरों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हनुमान जन्मोत्सव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थितियां पैदा ना हो और इसके लिए पहले से इंतजाम सुनिश्चित कर लिए जाए। जयंती पर केंद्र की राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की गई है और माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखने को भी कहा गया है। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मेरठ में अलर्ट है। हनुमान जयंती पर कार्यक्रमों और शोभा यात्रा के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। धारदार है अपना बल एसपी भाजपा की शोभा यात्राएं निकाली जानी है, जिसमें प्रत्येक शोभा यात्रा में क्षेत्राधिकारी, साथ ही साथ बॉक्स फॉर्मेशन में पुलिस फोर्स दाएं बाएं आगे और पीछे लगा रहेगा। साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले जितने भी संवेदनशील स्थान है उन सभी पर रूफटॉप ड्यूटियाँ और पीएसी का उचित व्यवस्थापन इसमें किया जाएगा और जगह जगह पर सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी लगे रहेंगे और इसमें जितने भी आयोजक हैं उन सबसे वार्ता हो गई है। साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले जितने भी हमारे जो संवेदनशील और मिश्रित आबादी के स्थान हैं उन सब में भी लोगों से वार्ता कर ली गई है, जिससे कोई समस्या न आए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल छूटनाव केस में नामजद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होगी और ये सुनवाई प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता का नाम आने के बाद से अतीक अहमद की पत्नी लगातार फरार चल रही है। पुलिस उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर चुकी है। तो ऐसे में शाइस्ता को पकड़ने की कवायद लगातार जारी है, लगातार छापेमारी की जा रही है। शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25,000 का इनाम भी शाइस्ता पर घोषित किया हुआ है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के आरोपी और 18 साल से फरार चल रहे अतीक के शूटर अब्दुल कवी ने कल अचानक सरेंडर कर दिया। 1 लाख के इनामी अब्दुल कवी ने लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। आपको बता दें कि अब्दुल कवी अतीक अहमद और अशरफ का बेहद करीबी है, जिस पर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई थी और इसके भाई अब्दुल कादिर के घर हथियार मिलने पर कौशाम्बी पुलिस ने उसे जेल भेजा था। तो अतीक और अशरफ का करीबी बताया जा रहा है। 1 लाख का इनामी था जिसने सरेंडर किया है। 18 साल से फरार चल रहा था अब्दुल कवी। मेरठ में अतीक अहमद के करीबियों को लेकर खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। किठौर में गांव राधना के पूर्व प्रधान उमर अली के बेटे सद्दाम के साथ अतीक के बेटे असद की फोटो सामने आई। ये अतीक की गाड़ी में बैठकर खिंचवाई गई है। इसमें हथियारों के साथ भी सद्दाम की तस्वीरें हैं और इससे पहले सद्दाम पिस्टल सप्लाई के मामले में जेल भी जा चुका है। तो असद और सद्दाम को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है और एक तस्वीर सामने आई है जो कि असलों के साथ सामने आई है। अतीक और असद के करीबियों पर भी खुलासा हुआ है। पूर्व प्रधान का बेटा भी है असद का दोस्त। और आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर सामाजिक सप्ताह मना रही है, जो कि आज से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगा। निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सामाजिक सप्ताह को लेकर बीजेपी ने खास तैयारी की। आज पीएम मोदी 10,40,000 से ज्यादा बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा वर्चुअल संवाद करेंगे और यूपी में भी प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी मौजूद रहने वाले। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और भाजपा का आज स्थापना दिवस है, जिसको लेकर 1 हफ्ते कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तमाम तरह के कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन होगा। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से सीधा यहां पर संवाद करने वाले। कल लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले सामने आए। बैठक में परिवहन उद्योग, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग समेत कुल 13 प्रस्ताव पास हुए और अब यूपी बुनकर सब्सिडी योजना, ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में सब्सिडी भी मिलेगी। और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी समेत कई मंत्री शामिल हुए।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि पावर लूम उपकरण की खरीद के अलावा सरकार कार्यशाला लगाने के लिए सब्सिडी देगी और इससे पहले मार्च में योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पास हुए थे। इसमें खेल नीति को मंजूरी दे दी गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण धारा 1970 में आंशिक संशोधन प्रस्ताव भी पास किया गया। नगर विकास विभाग की अमृत 2 योजना जो चल रही है उसमें पानी, पीने के पानी की और सीवरेज की कुल 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं आज माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। पहली योजना की बात करूं तो लखनऊ नगर में सरोजनी नगर के 2 वार्ड, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और इब्राहिमपुर वार्ड, इस प्रकार का ये जो पूरा एक जो एरिया था वो अभी भी पाइप वाटर सप्लाई से आच्छादित नहीं था। वहाँ हैंडपंप इंडिया मार्ग का ही चलता था। उसे आच्छादित करने के लिए अमृत 2 योजना के अंतर्गत पहला प्रस्ताव ये है कि 246 करोड़ रुपए का पाइप वाटर सप्लाई की प्रोजेक्ट लगाने का माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। उत्तर प्रदेश की हम सब की योगी सरकार ने तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों को, बुनकर भाइयों को ईद से पहले ईदी के तोहफे के रूप में हमारे बुनकर भाइयों को फ्लैट रेट का तोहफा दिया है। मैं तमाम बुनकर भाइयों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिस तरीके से आज पूरी संजीदगी से हमारे पासमानदा भाइयों के, बुनकर भाइयों के तरक्की के लिए, हमारे मुस्लिम कौम की तरक्की के लिए हमारी योगी सरकार काम कर रही है। और आज जो एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुनकर भाइयों को फ्लैट रेट में बिजली देने का जो ये प्रावधान लागू किया है, तमाम बुनकर भाइयों में इस फैसले से, मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से बहुत खुशी का माहौल है आज। और ओपी राजभर ने एक बार फिर मायावती की तारीफ की और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। दूसरा बनाना है, तीसरा बनाने लगे और तीसरा मोर्चा ऐसा बना रहे हो कि जो आपको 10 वोट भी नहीं दिला सकता। तो आप दूसरा मोर्चा बनाओ, दूसरा मोर्चा में सब लोग तय कर लो। नहीं बात अगर समझ में आती है तो 2 ही चेहरे हैं। यूपी में सबसे बढ़िया लीडर मायावती जी को हम देखते हैं और देश की राजनीति में अगर मायावती जी नहीं पसंद है तो खड़गे जी को पकड़ लो, उन्हीं को मान लो, किसी को मान के लड़ो, लेकिन सब लोग एक होकर लड़ो। और सब लोग अगर अलग अलग लड़ोगे तो कहीं लड़ाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से 14 विपक्षी दलों को झटका लगा। 14 दलों ने जांच एजेंसियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेता नागरिक से ऊपर नहीं हो सकते, यानी कि जो नियम आम नागरिकों के लिए है वही नेताओं के लिए हो। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, ईडी सीबीआई पर लगाम लगाने वाली याचिका खारिज। चौदह विपक्षी दलों ने लगाई थी गुहार, जांच एजेंसियों पर खत्म होगी तकरार। सीबीआई और ईडी की जिस छापेमारी को लेकर कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा था कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये ना तो सुनने के लायक है और ना ही सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले विपक्षी दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई और नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थी। राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर के 14 राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और साफ तौर में मांग की थी कि इस तरीके की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से साफ तौर पर मना कर दिया है और इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं वो भी आम व्यक्तियों की तरीके होते हैं, इसलिए लिहाजा उनके लिए कोई अलग से नियम नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को किसी केस में कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सुनेगा।
गौरतलब है कि 14 दलों ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि गिरफ्तारी और रिमांड के लिए सीबीआई और ईडी के अधिकारी ट्रिपल टेस्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि कोई नेता आम इंसान से ऊपर नहीं हो सकता। जो नियम आम इंसान के लिए है वही नेताओं के लिए होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिला ये झटका समाजवादी पार्टी के लिए डबल झटका है, क्योंकि एक तरफ जांच एजेंसियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, तो दूसरा झटका अब्दुल्ला आजम के रूप में लगा, क्योंकि विधायकी जाने के मामले में अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को पहले हाईकोर्ट जाने की नसीहत दे दी। इस मामले को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और साफ तौर पे कहा था कि उनकी जो सदस्यता रद्द की गई थी इसे बहाल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका सुनने से साफ तौर पे मना कर दिया है और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। लेकिन अब्दुल्ला आजम के लिए राहत की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। अब सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ जांच एजेंसियों का नहीं, सवाल विपक्षी एकता का भी है, क्योंकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में कोरोना के 45 नए केस सामने आए। राजधानी देहरादून में 35 नए केस सामने आए, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हो गई। उधर सरकार लगातार कह रही है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन पूरा नहीं करवाया वो वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट लगातार जारी है। उत्तराखंड में रफ्तार पकड़ने लगे हैं कोरोना के केस। ऐसे में आपको बता दें कि 45 नए केस सामने आए हैं उत्तराखंड में, जिनमें से 35 केस देहरादून में से सामने देखने को मिले। वहीं हरिद्वार में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। मेला अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में ऑपरेटर नहीं होने से ऑक्सीजन प्लांट बंद है। उन सभी गतिविधियों को दुरुस्त करने के लिए डीएम ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। मेला अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट बना था वो फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में कोरोना के केसेस जो कि लगातार बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए यहां पर अलर्ट जारी है और ये सभी कड़े निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को 4 धाम यात्रा पर आने का न्योता दिया। इसके साथ ही पीएम को आदि कैलाश के लिए भी आमंत्रित किया। अनेकों ऐसे कार्य जिनके बारे में हम केवल सोचते थे, वो सब काम लगातार धरातल पर उतर रहे हैं, उनको स्वीकृति प्रदान हो रही है। जो कई दशकों से रुकी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए और प्रदेश के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, उनका धन्यवाद करने के लिए, और जो राज्य की हम लोग तमाम प्रकार से जो योजनाएं बना रहे हैं, जो योजन कर रहे हैं, उन सब की भी मैंने उनको जानकारी दी है। और साथ ही साथ 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और 4 धाम यात्रा का निमंत्रण दिया है, और साथ में आदि कैलाश और मायावती आश्रम आने का भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है निकट रूप में, निश्चित रूप से आगे जो है जब भी उनके कार्यक्रम यहाँ बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। जसपुर में गुलदार की जान पर उस वक्त आफत आ गई जब गुलदार एक बोरवेल के अंदर जा फंसा। मौके पर वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा, मगर गुलदार मौका देकर वहां से 9-2-11 हो गया। शिकार की तलाश में पहुंचे इस गुलदार की जान खुद ही आफत में आ गई। देखिए अब ये गुलदार कैसे खुद ही अपनी जान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लोगों का कहना है कि गुलदार शिकार की तलाश में यहाँ तक पहुँचा था, मगर बोरवेल के अंदर आकर उसे निकलने की जगह नहीं मिली और वो एक पाइप के अंदर फंस गया। ये जिस कुत्ते का शिकार करने के पीछे आया था, अब उसकी जान भी आफत में आ गई है। गुलदार और कुत्ता एक जगह फंसे हैं। गुलदार को शिकार करना तो दूर, अब अपनी जान बचाने की पड़ी है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये गुलदार कैसे खुद को बोरवेल के पाइप के सहारे किसी तरह से नीचे गिरने से रोके हुए है। नीचे पानी भी भरा हुआ है। अगर ये गुलदार नीचे गिर जाता तो इसकी जान पर आफत आ जाती।
हमारे खेत में हम सुबह पानी लगाने के लिए आए थे, तो हमने देखा कि हमारे खेत में जो है तेंदुआ फंसा हुआ है। और सुबह फिर हमने फ़ोन करा वन विभाग को 8 बजे आते ही, तो अभी सब टीम आई हुई है और इसको ले जाने के लिए तैयार है। ग्रामीणों की सूचना देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद गुलदार को रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ। मगर जैसे ही वन विभाग ने ऑपरेशन शुरू किया, गुलदार बोरवेल से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भाग गया। एबीपी गंगा के लिए काशीपुर से विकास की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।